नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अभिलाष कुलश्रेष्ठ है। ये वीडियो 21st ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप लोग जानते हैं, एआईबी का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, काफ़ी बच्चे फेल कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपके लिए 21st ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना ही रहेगा कि 3 घंटे में आप 50 नंबर ले लें, जिससे आप पास हो जाएँ। पासिंग क्राइटेरिया आप जानते होंगे। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 में से 45% लेने हैं, यानी 100 में से 45 नंबर। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 100 में से 40 नंबर लेने हैं, यानी 40% मार्क्स लेने हैं। ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर में आप लोग 50 नंबर ले लो। ठीक है। 50 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तो यार 45 तो बन ही जाएंगे। मतलब टारगेट ज़्यादा लेके चलो, 60 नंबर के आसपास का लेके चलो तो आसानी से पास कर जाओगे। तो मैं अपनी वीडियोज़ में मेजर सब्जेक्ट कवर करूँगा, जैसे आपका बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी जो मेजर एक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और किसी भी एक्ट के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है। आप लोग अपने बेयरक्ट एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाएंगे तो उस एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको क्वेश्चन बेयरक्ट से देख के टिक मारना है। ठीक है। तो आपको बस इतना पता चल जाए कि किस क्वेश्चन को आपको कहाँ ढूंढना है, क्योंकि कई सारे एक्ट हैं हमारे। 3 साल की एलएलबी में हम लोग 35 एक्ट या 40 एक्ट पढ़ते हैं, 40 कानून या 35 कानून काफ़ी होते हैं। अब वही सब पेपर में आने वाले हैं, है ना। तो बहुत लोगों के यहाँ क्लासेस नहीं होती, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ क्लासेस नहीं चलती। बहुत लोग एलएलबी में सिर्फ पेपर पास करते हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं जिस वजह से बच्चे फेल कर जा रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों को इतना पता चल जाए कि किस क्वेश्चन को कहाँ सर्च करना है, कहाँ ढूंढना है, जिससे आप उस 3 घंटे के पेपर में 100 में से 60 नंबर के आसपास आप मार्क्स बना सको। तो मैं शुरू कर रहा हूँ बीएनएसएस से। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो एक एक एक्ट करके चलेंगे। पहले बीएनएसएस कवर करूँगा मैं, और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और आपको अगर किसी सेक्शन पर डिटेल वीडियो देखनी तो वो डिटेल वीडियो अलग से आएगी। ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप कंटेंट्स देखो। जब बेयरक्ट आप ओपन करोगे, मेरे पास एम्बिशन का बेयरक्ट है, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बेयरक्ट विदाउट नोट्स चलता है। तो प्रोफेशनल के आते हैं जिसमें नोट्स नहीं मेंशन होते हैं। तो जैसे कंटेंट्स आप इसमें देखोगे ना, तो इसमें चैप्टर लिखे हैं। चैप्टर 1 में जैसे बताया कि इस एक्ट का क्या नाम है, इसका कमिटमेंट कब हुआ है ना, कब ये एक्ट लागू हुआ। डेफिनेशन क्लॉज, कोई भी क्वेश्चन अगर डेफिनेशन क्लॉज से आता है तो सेक्शन 2 देखना है। अब सेक्शन 2 में कई सारी डेफिनेशन है ना, 26 से ज़्यादा डेफिनेशन है, 26 के आसपास है। अब सारी डेफिनेशन मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है बीएनएसएस में, तो आपको सेक्शन 2 में देखना है। फिर उसके बाद एक सेक्शन 4 देख लो। सेक्शन 4 में ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएस एंड अदर लॉ। देखो, कोई अगर ऑफेंस किसी दूसरे एक्ट में डिफाइन है, जैसे जो ऑफेंसेस हैं वो बीएनएस में डिफाइन किए गए हैं कि जैसे मर्डर क्या होता है, या रेप क्या है, डकैती, रॉबरी। तो ये सारे ऑफेंसेस कहाँ डिफाइन है? ये सारे ऑफेंसेस डिफाइन है बीएनएस के अंदर, और इसका पनिशमेंट भी डिफाइन किया गया है। लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो कहाँ बताया गया? वो बीएनएसएस में चलेगा। और ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 4 में लिखी है। तो कोई भी ऑफेंस अगर किसी लॉ में डिफाइन है या बीएनएस में डिफाइन है, उसका प्रोसीजर, उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, वो सब चलेगा बीएनएस के अकॉर्डिंग, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 पे आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। अब जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उनका गठन कैसे होगा, उनका गठन कौन करता है, तो ये सारी चीज़ें चैप्टर 2 में लिखी हैं। जैसे अब कितने तरीके के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, तो सेक्शन 6 में बताया है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। जैसे आपका कोर्ट ऑफ सेशन एक क्रिमिनल कोर्ट है। उसके बाद फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये 4 कोर्ट होते हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। अब कोर्ट ऑफ सेशन कौन इस्टेब्लिश करता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो जज होते हैं, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही वो सेशन जज बोले जाएंगे, और उन्हीं की पावर के इक्विवेलेंट एडिशनल सेशन जज भी हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 8 में आप देखोगे। फिर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, जैसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 9 में है। तो अगर क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड आ जाए कि मैजिस्ट्रेट की कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये सेक्शन 9 में आप देखोगे। फिर सीजेएम कोर्ट, एसीजेएम कोर्ट सेक्शन 10 है। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 11। फिर उसके बाद लोकल जुरिडिक्शन, अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट के लोकल जुरिडिक्शन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए तो सेक्शन आपको 12 देखना है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है,
इम्पोर्टेंट सेक्शन फिर आपके आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सेक्शन 18। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीधे सेक्शन 18। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेक्शन 19। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सेक्शन अभी थोड़ा सा नया अमेंड कर दिया है, कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अब एक स्टेट लेवल पे होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। जो स्टेट लेवल पे है उसके अंदर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उस पर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। सेक्शन 20 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एक तो 15 साल की कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए, या सेशन जज। तो सेशन जज या ऐसा एडवोकेट जिसकी 15 साल की प्रैक्टिस है उसको डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। अब ये इनका काम क्या है? डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होते हैं उनका काम है उन केस को मॉनिटर करना जिसमें ऐसे ऑफेंस को मॉनिटर करना जिसमें सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है ना, ऐसे केसेस को मॉनिटर करते हैं। ऐसे डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो उन केसेस को मॉनिटर करते हैं जिसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 10 साल से कम है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 20 में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सीधे सेक्शन 20 देखोगे, और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से सवाल बनता है। फिर उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट बताया गया है। सेक्शन 21 में क्या है? कोर्ट बाई विच ऑफेंस आर ट्राइबल, मतलब कोई अगर ऑफेंस हुआ है तो उसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा? तो उसका ट्रायल या तो हाई कोर्ट में चलेगा, या कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, या किसी ऐसी कोर्ट में चलेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई है। अभी BNSS के अंदर आप पीछे देखोगे ना तो एक फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, तो उसमें सब चीज़ बताइए कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, या उसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटी कोर्ट में चलेगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेटी कोर्ट में चलेगा, या CJM कोर्ट में चलेगा, या कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। तो पूरा डिटेल बातें कहाँ लिखी हैं? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो यही सेक्शन 21 कह रहा है कि किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कहाँ चलेगा? या तो हाई कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में, या किसी ऐसी कोर्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, ठीक। उसके बाद सेक्शन 22 क्या कहता है कि हाई कोर्ट और सेशन जज कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं, मतलब सज़ा सुनाते हैं। जो हाई कोर्ट सज़ा सुनाता है और सेशन कोर्ट सज़ा सुनाता है तो कितनी सज़ा सुना सकते हैं, तो ये बात सेक्शन 22 में बताई गई है। डायरेक्ट बताइए कि हाई कोर्ट कोई भी सज़ा सुना सकता है जो ऑथराइज बाई लॉ हो, ऐसे कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी सज़ा सुना सकता है जो ऑथराइज बाई लॉ है, लेकिन फांसी देते टाइम जो फांसी की सज़ा है, जो डेथ सेंटेंस है, वो हाई कोर्ट से कंफर्म करने के बाद ही सज़ा सुनाई जाएगी, है ना। अगर कोर्ट ऑफ सेशन फांसी की सज़ा डेथ सेंटेंस सुनाना चाहता है तो इसका कंफर्मेशन वो हाई कोर्ट से लेगा। उसी तरीके से आगे सेक्शन 23 है, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो मजिस्ट्रेट कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो जैसे CJM है, CJM साहब 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। अब एक नई सज़ा आ गई है, मतलब नया पनिशमेंट आ गया है जिसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस में कुछ नहीं है, ये बोल दिया जाएगा कि 50 लोगों को पानी पिलाओ रास्ते में खड़े होके, या हॉस्पिटल के अंदर साफ़ सफाई करवाओ। तो इस तरीके की कम्युनिटी सर्विस जैसा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है अभी नया BNS के अंदर, ठीक है। सेक्शन 4 जब आप पढ़ोगे ना कि पनिशमेंट कितने तरीके के होते हैं BNS में, तो वहाँ लिखा है कम्युनिटी सर्विस। उसके बाद सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब मान लो किसी कोर्ट ने किसी ऑफेंडर के ऊपर फ़ाइन लगाया, अब वो फ़ाइन नहीं भर सकता है, यानी वो फ़ाइन नहीं दे रहा है, तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन उसे कितनी सज़ा हो सकती है? ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 24 में लिखी है। मतलब इसमें 1/4 टर्म तक देंगे इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होता है ना उसका 1/4। जैसे चोरी है, थेफ्ट में 3 साल की सज़ा है, अब उसे किसी पर्सन ने चोरी की तो उसको मान लो मजिस्ट्रेट ने 2 साल की सज़ा सुनाई, साथ में उस पर 5,000 का जुर्माना लगाया। अब वो 5,000 का जुर्माना नहीं दिया उसने, तो उसको कितनी सज़ा और होगी? तो उसको जो 3 साल की सज़ा है चोरी की मैक्सिमम, उसका 1/4 आप निकालोगे तो 9 मंथ, है ना, तो 9 महीने की उसे इन एडिशन पनिशमेंट दी जा सकती है। यही सेक्शन 24 में लिखा है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। फिर सेक्शन 25 है कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। अब इसमें छोटी सी बात ये कही है कि अगर एक ट्रायल के अंदर कोई एक पर्सन है, उसने कई सारे ऑफेंसेस किए हैं अलग अलग ओकेज़न पे,
और एक ही ट्रायल में उस पर चार्ज लगा। तो वो जो सेंटेंस सुनाया जाएगा तो वो क्या वो कंकरेंटली चलेंगे या कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगे, यानी वो जो सज़ा सुनाई गई कोर्ट के द्वारा तो वो सारी सज़ा को एक साथ भोगेगा या एक पहले एक सज़ा पूरी करेगा फिर दूसरी सज़ा पूरी करेगा। तो ये सारी बात सेक्शन 25 में बताइए, ठीक है। काफ़ी बड़ा सेक्शन है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सेक्शन 25 में ढूंढना है, ठीक है। फिर चैप्टर 4 किसी काम का नहीं है, इससे सवाल नहीं आता है, आज तक नहीं आया है। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट ऑफ पर्सन। अगर कोई क्वेश्चन अरेस्ट से रिलेटेड आएगा तो आप चैप्टर 5 में ढूंढोगे, ठीक है। तो सेक्शन 35 में ये बताया गया है कि पुलिस किन मामलों में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है ना। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो उसमें ना टोटल 10 क्लॉज बताए गए हैं। उन 10 कंडीशन में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। अब वो 10 कंडीशन मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, वो आप BR एक्ट में आप देख सकते हो। मैंने बताया ना कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप 3 घंटे के पेपर में 50 नंबर बना लो, आसानी से 50+ आप चले जाओ। तो मैं आपको सारे मेजर लॉ में जितने भी मेजर लॉ हैं, BNS, BNSS, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, CPC, तो इसमें आपको बस इतना बता दूंगा कि आप उस 3 घंटे के पेपर में आसानी से क्वेश्चन ढूंढ लोगे, ठीक है। तभी ये वीडियोस जो वीडियो सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है। डिटेल्स मैंने सेक्शन 35 पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे पढ़िए, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो डिटेल वीडियो भी मैं डालूंगा, है ना। मान लो कोई अगर APO की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ उसे पता चलती रहेगी। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अब इसमें प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट देख लो, देखो 35 में ना एक अच्छा क्लॉज जुड़ा है, क्लॉज 7 है शायद। उसमें ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन 60 साल या 60 साल से ऊपर है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा की नहीं है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए DSP की परमिशन की ज़रूरत है ना। बिना DSP की परमिशन के उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो जो ऑफिसर अरेस्ट करने जाता है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सेक्शन 36 में बताया है। उसके बाद 37 किसी काम का नहीं है ज़्यादा। 38 देख लो, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। देखो इनमें ना सेक्शन नंबर याद रहना चाहिए और जो क्वेश्चन सेक्शन नंबर से रिलेटेड आएगा वो तो ढूंढना बहुत आसान है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों के जो ऑप्शन के जो सेक्शन है, सेक्शन से आप टैली कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो सेक्शन 38 ये बताता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका अधिकार है कि वो अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सके ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, है ना। 39 में लिखा है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। अगर कोई पर्सन है जिससे पुलिस वाला नाम और रेजिडेंस पूछता है और उसने कोई मतलब पुलिस को ऐसा शक है कि इसने कोई नॉन बिलीवेबल ऑफेंस किया है और अपना नेम और एड्रेस नहीं बताता है, गलत नाम और एड्रेस बताता है, तो उसको भी अरेस्ट करने का पुलिस वाले को राइट है सेक्शन 39 में, है ना। सेक्शन 40 में प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 41 में मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनको इम्यूनिटी दी गई है कि उनको अरेस्ट ना किया जाए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, दैट इज सेक्शन 42। उसके बाद अरेस्ट कैसे किया जाएगा, तो पूरा प्रोसीजर है कि बॉडी को पुलिस जाएगी, बॉडी को टच और कन्फाइन करेगी, तो वो सेक्शन 43 में बताया है ना। सेक्शन 44 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाई पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। तो ऐसे प्लेसेस को सर्च करना जहाँ वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना, तो वो किसी प्लेस में अगर एंटर हुआ है तो उस प्लेस की तलाशी लेना। उसके बाद सेक्शन 45 परस्यूट्स ऑफ ऑफेंडर इनटू देयर जुरिडिक्शन इनटू अदर जुरिडिक्शन। अगर कोई ऑफेंडर है, कोई भाग गया है, तो उसका पीछा करने का सेक्शन 45 है। इसमें सेक्शन नंबर याद रखना है बस, ठीक है। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ये काम का सेक्शन नहीं, कभी इससे सवाल नहीं आया। उसके बाद सेक्शन 47 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 47। अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड बताइए कि हम इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं और आपके पास बेल का अधिकार है, दैट इज़ राइट टू बेल, ठीक है। सेक्शन 48 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट। अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो पुलिस वाले का ये ऑब्लिगेशन है कि उसे बताए कि आप अपने किसी मित्र को या रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दो अपने अरेस्ट के बारे में कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है और आपको कहाँ हम रख रहे हैं, है ना। ये पुलिस वाले का ऑब्लिगेशन है बताना कि आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दो कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। सेक्शन 49 में सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसकी तलाशी सेक्शन 49 में ली जाती है।
सेक्शन 50 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास, एक्यूज के पास ऑफेंसिव वेपन मिला है तो उसे सीज करने की पावर सेक्शन 50 में है। फिर सेक्शन 51 में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज। देखो अब ये एग्जामिनेशन के सेक्शन स्टार्ट हो गए, सेक्शन 51, 52, 53, ठीक है। तो अगर कोई एक्यूज है तो उसका एग्जामिनेशन किस सेक्शन में होगा, 51 में होगा, बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई रेप एक्यूज है, कोई ऐसा एक्यूज जिसने रेप किया है, उसका एग्जामिनेशन धारा 52 में होता है BNSS के, बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है, देखो दो अलग अलग सेक्शन है, 51 कह रहा है कि एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन और 53 कह रहा है अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये धारा 53 है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। अब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया पुलिस ने, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराना, वो पिक्चरों में देखा होगा आपने कि लाइन से जो अपराधी होते हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। तो जो गवाह रहता है, यानी जो विटनेस रहता है, वो आता है, वो देखता है कि हाँ साहब इसने ऑफेंस किया था, है ना। तो वो यही सेक्शन है, सेक्शन 54। और ये BNSS के BSA के अंदर भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट होता था ना, अभी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, ठीक है। तो उसमें सेक्शन 7 है अभी नया BSA के अंदर, जिसमें आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं किस सेक्शन के अंदर है। सेक्शन 55 में प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 55 में बताया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने से नीचे सबऑर्डिनेट अधिकारी को डिप्यूट करती है तो क्या प्रोसीजर है, वो सेक्शन 55 में बताया है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब जो अरेस्ट पर्सन है उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखने का जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस वाले की है। ये सेक्शन 56 में बताया है ना। तो आपको बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि किस सेक्शन को आपको कहाँ ढूंढना है, ठीक है। तो जितने भी ये अरेस्ट के सेक्शन है, आप देखो 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने और या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने यथाशीघ्र पेश करने का ये मैंडेटरी सेक्शन है, 57 है। और 58 में ये है कि जिस पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसे 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, दैट इज सेक्शन 58, है ना। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही करना है। उसके बाद 59 में पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। अब पुलिस जितने लोगों को बिना वारंट के अरेस्ट करती है तो उसकी रिपोर्ट किसे करती है, जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या SDM को, है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, जिस पर्सन को एप्रीहेंड किया उसको डिस्चार्ज करने के सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 60 है। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। अब कोई पर्सन भाग गया है तो उसको दोबारा गिरफ्तार करना, ये सेक्शन 61 में है। और सेक्शन 62 ये बताता है कि जितना भी अरेस्ट का प्रोसीजर है, किस तरीके से अरेस्ट होगा, वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू BNSS होगा, दैट इज सेक्शन 62, ठीक है। तो ये सारे के सारे अरेस्ट के प्रोविज़न थे। डिटेल वीडियो अपनी अलग चलेगी। ये वीडियो सिर्फ उस पर्पज़ से है कि आप 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर में 50+ नंबर ले सको। तो अरेस्ट के आपको कोई भी प्रोविज़न ढूंढने हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर तो आप सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 62 तक देखेंगे, ठीक है। तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा चैप्टर 5। तो दोस्तों इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। आगे हम लोग चलेंगे चैप्टर 6 से, जिसमें प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के लिए है, जिसमें सम्मन वारंट जाते हैं। किसी पर्सन को बुलाना है तो पहले सम्मन जाएगा, फिर तब भी वो अगर सम्मन की कंप्लाइंस नहीं करता तो वारंट जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।